में शिवाजी के जो वंशज हैं उनका उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं है, बल्कि किसका स्थान है? पेशवाओं का स्थान है। और पेशवा अब आ रहे हैं महत्वपूर्ण स्थान पर, तो पेशवाओं को अपन को पढ़ना है। मराठा के अंतर्गत पेशवा को पढ़ना है। और पेशवा में जो सबसे पहले पेशवा है कौन है? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक, ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है बालाजी विश्वनाथ। और मान लो चाणक्य है, ठीक है, चाणक्य की जैसे खोपड़ी थी ना, वैसा ही है बालाजी विश्वनाथ की खोपड़ी है भाई। ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा होशियार, चतुर, चालाक, बुद्धिमान, ज्ञानी, यानी योद्धा के रूप में कम और अपने ज्ञान के कारण इनको ज़्यादा जाना जाता है। इनके बाद जो बाजीराव है वो अपने बाहुबल के कारण ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन ये अपने कूटनीति के कारण जाने जाते हैं। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निचले स्तर में है, मतलब जिसका पता भी नहीं है, और वो खुद 3-4 साल के अंदर मराठों का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बन जाता है। इनके बारे में शुरुआती बारे में कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कोंकण जो है, कोंकण तट आपको मालूम है ना, कोंकण के ब्राह्मण परिवार का था ये, ठीक है, कोंकण के ब्राह्मण परिवार का था। बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती इनकी, चूंकि शुरुआती टाइम पे बिल्कुल वैसे वाले अपने कर संबंधी ज्ञान के कारण, कर संबंधी ज्ञान के कारण ये मराठों की सेवा में लग सके। हाँ, टैक्स रिलेटेड यानी रेवेन्यू रिलेटेड जो इनका जो ज्ञान था, यही इनके लिए महत्वपूर्ण था कि ये कर वाले विभाग में, कर विभाग में ये शामिल थे, राजस्व विभाग में शामिल थे। ठीक, अब इनका शुरुआत तब आती है जब ऐसा कहा जाता है कि साहू जी महाराज को ढूंढना है और साहू जी महाराज की पहचान करनी कि साहू जी महाराज हैं भी कि नहीं है। तो भाई ताराबाई तो नहीं, लेकिन और जो मराठे सरदार है वो चाह रहे हैं कि ताराबाई की जगह कोई दूसरा जो हमारा मेन है साहू जी महाराज, वो आ जाए वापस। लेकिन अब साहू जी महाराज की पहचान कैसे होगी? औरंगजेब के किले में जाएगा कौन और कैसे कौन पहचान कर पाएगा? तो ऐसा कहा जाता है कि ये ऐसे व्यक्ति हैं बालाजी विश्वनाथ जो रूप बदलने में बहुत माहिर थे, और साथ में क्या है कि भाई ये किसी को भी अपनी बात में ले आते थे और पता भी नहीं चल पाएगा किस किस क्षेत्र में चले आते थे। तो बालाजी विश्वनाथ को भेजा गया कि आप जाइए साहू जी महाराज का पता करके आइए कि वो जीवित भी हैं कि नहीं है, और हैं तो किस अवस्था में हैं, और उन्हें छुड़वाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तब से इनका मेन ये पृष्ठभूमि में आए जब साहू जी महाराज की तलाश करने गए, ठीक है, तो वहाँ से इनका मेन पृष्ठभूमि आता है। अब देखो, जब बहादुर शाह प्रथम है, जैसे आप लोगों को मालूम है कि बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया था भाई साहब, साहू जी महाराज को क्या कर दिया था? छोड़ दिया था। नहीं नहीं, साहू जी महाराज क्या है? ये हैं शिवाजी के वंशज हैं, ठीक है। साहू जी महाराज जिन्हें औरंगजेब इन्हें और इनकी माँ को और इनकी पत्नी को और इनके कुछ संबंधियों को बंदी बना लिया था। नहीं नहीं नहीं, शिवाजी के पिताजी नहीं है ये, शिवाजी के मान लो, नहीं नहीं नहीं, ये मान लो उन शिवाजी इनके दादा थे, ठीक है। शिवाजी भोसले, छत्रपति शिवाजी भोसले, फिर उनके बाद जो दूसरे थे संभाजी आते हैं, छत्रपति संभाजी, और फिर उनके बाद इनका आता है, ठीक है, क्लियर है। तो शिवाजी इनके दादा हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज इनके दादा हैं। तो अब अंतर कर लीजिए अब, लेकिन अब यही है कि औरंगजेब के समय में इनको भी थोड़ा इधर उधर होने पड़े। फिर बहादुर शाह प्रथम जब शासक बना, जब औरंगजेब की मृत्यु हो रही, तो बहादुर शाह प्रथम ने क्या किया? अब वो चाहता है कि मराठों के बीच में फिर से क्या हो जाए? विद्रोह हो जाए। चूंकि मराठे क्या रहे हैं, ताराबाई के नेतृत्व में सब लोग एक साथ आ रहे हैं, तो अब मराठों की शक्ति भी बढ़ रही, तो बहादुर शाह को लगा कि मराठे फिर एक हो जाएंगे, फिर हमारे लिए दिक्कत है। तो साहू जी महाराज को छोड़ दिए कि जाएं साहू जी महाराज और अपने अधिकार के लिए बोलें, और ताराबाई और साहू जी महाराज के बीच में क्या आ जाए? दोनों के बीच में मतभेद आ जाए और फिर मराठा साम्राज्य पूरी तरीके से टूट जाए। लेकिन यहाँ पे साहू जी महाराज
अब यहां थोड़ा और लिख लो कि साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच मतभेद के लिए बहादुर शाह प्रथम ने छोड़ा। लेकिन साहू जी महाराज का साथ किसने दिया? बालाजी विश्वनाथ ने। भाई साहब ये बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, इनको समझ में आ गया था कि ताराबाई का समय क्या है, जा चुका है। तो बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी महाराज का साथ दिया और उसी साथ के कारण साहू जी महाराज और ताराबाई के बीच में एक युद्ध हुआ था जो खेड़ का युद्ध हुआ था। खेड़ का युद्ध जिसमें साहू जी महाराज की जीत हुई। किस कारण हुई? बिकॉज ऑफ बालाजी विश्वनाथ इनके साथ थे। ठीक है, समझिए पॉइंट को क्या मैं बोल रहा हूं। साहू जी महाराज और ताराबाई दोनों के बीच में मतभेद हो जाए उसके लिए क्या किया है? साहू जी महाराज को छोड़ा है। और साहू जी महाराज, अभी बहुत सारे लोग साहू जी महाराज का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने साहू जी महाराज का साथ दिया, जिसके कारण दोनों के बीच में क्या हुआ? एक गृह युद्ध छिड़ा। जहां कहां पे हुआ? खेड़ में। खेड़ का युद्ध हुआ और उस खेड़ के युद्ध में किसकी जीत हुई? साहू जी महाराज के। क्यों? बिकॉज ऑफ बालाजी विश्वनाथ ने उनका साथ दिया था। ठीक है, क्लियर है? देखो ये कुछ कुछ चीजें आपको थोड़ा थोड़ा कहानी के बेस में भी आपको समझने पड़ेगा। कहानी है लेकिन अब देखो इनका महत्वपूर्ण जो कार्य था, जैसे मैंने कूटनीति बोला ना कि भाई ये कूटनीति के क्षेत्र में, टैक्टिक्स के क्षेत्र में बहुत ज्यादा वो थे। तो बिना युद्ध लड़े ही जो ताराबाई के सेनापति थे, ताराबाई के सेनापति का नाम क्या था? धनाजी। जो ताराबाई के सेनापति थे धनाजी, उनको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, यानी उनको अपनी तरफ मिला लिया। ये इनकी सबसे बड़ी कूटनीति थी। क्योंकि ताराबाई का पूरा ताकत ही धनाजी के ऊपर निर्भर थी। सेनापति अपने साइड, तो सेना देखो जिसका सेनापति अपने साइड उसकी पूरी सेना अपने साइड। हाँ, बालाजी विश्वनाथ ने मिलवा दिया था। साहू जी महाराज के तरफ को और ज्यादा मजबूत करने के लिए अपनी राजनीति, अपनी कूटनीति के अनुसार उनको समझाया कि भैया आप कहाँ भाग रहे हो ताराबाई के पीछे पीछे। साहू जी महाराज तो मेन वंशज हैं, यानी हमें और आपको मिलकर के स्वराज को फिर से जीवित करना है। और अगर हम स्वराज को तभी जीवित कर सकते हैं जब हम साहू जी महाराज का साथ दें। क्योंकि ये भी कहा जाता था कि ताराबाई का जो बेटा था वो उतना ज्यादा योग्य नहीं था, शंभू जी, वो उतना ज्यादा योग्य नहीं था। तो जिसके कारण ऐसा बोला जाता था कि अब चूंकि योग्य नहीं है और क्या चाहिए स्वराज के लिए, योग्य उत्तराधिकारी चाहिए। और साहू जी महाराज अपने में एक योग्य उत्तराधिकारी थे और अधिकांश मराठा सरदार उनके नेतृत्व में आने के लिए तैयार थे। तो बालाजी विश्वनाथ ने धनाजी को समझाया कि भाई साहब मौका है, आ जाइए। और जैसे धनाजी इनके साथ आए, पूरे पूरे मराठे सरदार एक हो गए, चूंकि धनाजी का अपना एक महत्व है। तो इनकी सबसे बड़ी कूटनीति यही है कि युद्ध तो ठीक है अपनी जगह, लेकिन ये ज्यादा दिमाग से खेलते थे, अपने ज्ञान के कारण खेलते थे। धनाजी को मिला लिया, लेकिन दिक्कत ये हुई कि धनाजी की कुछ समय के बाद मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जाता है कि षड्यंत्र किया गया था उनके द्वारा। कहा जाता है कि 1708 में धनाजी की क्या हो गई? मृत्यु। ऐसा कहा जाता है कि उनका जो बेटा था चंद्रसेन, धनाजी का बेटा था चंद्रसेन, चंद्रसेन ही गद्दी के उसमें कि सेनापति उसको बनना था, तो उसने षड्यंत्र करके जहर दे करके अपने पिता को मार दिया था। ऐसा कहा जाता है। अभी इसके ऊपर बहुत ज्यादा नहीं है, कहानियां ही रहती हैं सब चीज। ठीक है, कहा जाता है कि चंद्रसेन को गद्दी का लालच था, सेनापति उसको बनना था। और चंद्रसेन का झुकाव किस साइड था? ताराबाई की तरफ था। अब सोचिए, अब कैसा समय आ गया? ऐसा समय आ गया ना कि भाई स्थिति अब खराब हो गई साहू जी महाराज की। चूंकि सेनापति जो कौन है? चंद्रसेन। और सेनापति जो बोलता है वही सेना करती है। इसीलिए आप देखते हो कि मुगलों के टाइम पे क्या होता था? मुगलों के टाइम पे सेनापति को पूरा का पूरा अधिकार नहीं दिया जाता था। जब सेनापति अपने में ताकतवर हो गए तो क्या किया जाता था? सेनापति को अधिकार नहीं दिया जाता था। राजा जा करके सेना से बात करता रहता था ताकि सेनापति उसे राजा के खिलाफ भड़काए ना। क्योंकि वो समय कैसा था, कभी भी कोई तख्ता पलट कर देता था। भाई जिसके पास ताकत उसके पास राज्य। वो समय कौन सा था? बाहुबल का था। ये समय किसका है? आर्थिक का, अर्थ का।
जिसके पास पैसा उसके पास ताकत है। तो आज के टाइम पे राज्य किसका है? जिसके पास पैसा है। अंबानी साहब का राज्य है ना पूरा देश है। जियो सिनेमा ले आए, मैच फ्री में दिखवा रहे हैं। अभी इससे पहले पैसा देना पड़ता था, फ्री में। और जितना जो जो कंटेंट था सब अलग अलग प्लेटफॉर्म में, अलग अलग चैनल में, सबको ला करके एक जगह डाल दिए जियो सिनेमा में। और वहाँ पे भी सब्सक्राइब वाला करवा दिए कि लो भाई इसको भी खरीदो। और देखते देखते सबका मार्केट ख़त्म कर देंगे। जितने अभी ये चैनल हैं, जितने OTT प्लेटफॉर्म है, सबका चैनल सब खत्म हो जाएगा। यानी ये बंदा हर जगह जा जाकर सबको निपटा रहा है। अंबानी टेलीकॉम सेक्टर में आया, सारी सिम को बर्बाद कर दिया, खत्म। कहाँ गए वो दिन? एयरटेल सब निपटा दिए। कोका कोला लाइन में घुस गया, गाड़ी वाले उसमें घुसा है। अभी नीता अंबानी ने एक कल्चर फेस्ट को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। क्रिकेट टीम में घुसा ही था भाई, अब अलग अलग दूसरे देश की प्रीमियम टीम को ले रहा है। तो भाई जिसके पास पैसा उसके पास सब कुछ। तो मतलब क्या है आज के टाइम पे? उस टाइम पे कौन था? शक्ति बाहुबल की थी। आज के टाइम पे बाहुबल की शक्ति नहीं है, पैसों में शक्ति है। नाच रहे हैं बॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस। अंबानी साहब अंगूर खाते बैठे हैं, है ना? ठीक है भाई अनुराग, बाहुबल से ना होगा, तुम दारा सिंह को पटक दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये नहीं है तो कुछ नहीं ना। तो आज का समय मतलब बेवकूफ़ होते हैं जो कभी अंबानी को देखा जिम गए, बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुम जिम जाओ, मैं तुम्हें क्या रख लूँगा, अपना ट्रेनर रख लूँगा, अपना अंगरक्षक रख लूँगा, बॉडीगार्ड बना लूँगा, तुम बनाओ अपनी बॉडी, बढ़िया है। ठीक है। तो जिसके पास शक्ति है, शक्ति मतलब क्या? पैसा, अर्थ, वो बड़े से बड़े क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर रहा है। और यही कारण है कि भैया कैसे कोई लीडर उनके खिलाफ बोल देगा। जो लीडर खिलाफ बोला, पूरे के पूरे जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सबको बुलाएंगे, जाओ आओ रात को डिनर में, और सबको खरीद लेंगे। दूसरे दिन अविश्वास मत पारित, सरकार गिर गई हो सकता है ना ये भी? भाई वो बंदा सबको बोलेगा ले लो भैया अपनी धोती खोलो और उठाओ जितना उठा सकते हो, 2,000 के नोट जितना मेरे पास करप्शन वाला माल है सब लेके चले जाओ, जवाब देते रहना। तो भाई उस समय ताकत किसके पास थी? सेनापति के पास ताकत होती थी, क्योंकि सेना को वही लीड करता था। तो भाई जो सेनापति हुआ वो क्या करेगा? और राजा की सबसे बड़ी ताकत सेना, और सेनापति अगर अपना नहीं तो राजा गया। तो यही कारण था कि भाई चंद्रसेन क्या है, ताराबाई के साइड गया तो पूरी की पूरी सेना क्या हो गई, निकल ली। अब यहाँ से फिर बालाजी विश्वनाथ का रोल आ जा रहा है, क्योंकि बालाजी विश्वनाथ क्या है, जितने भी मराठे सरदार हैं सबको एक करने में लोग लग गए, क्योंकि अलग अलग मराठा सरदार है ना। और फिर उसके बाद देख रहे हो यहाँ पे युद्ध हो जा रहा है। जब युद्ध हो जा रहा है तो पहली बार क्या हो रहा है, मराठा साम्राज्य का भी क्या हो जा रहा है, बंटवारा हो जा रहा है। और जो कोल्हापुर का साइड वाला क्षेत्र है वो ताराबाई को मिल जा रहा है, और सतारा वाला क्षेत्र किसको मिल जा रहा है, साहू जी महाराज को मिल जा रहा है। तो भैया एक गैंग वैसे भी तैयार है, और दूसरे गैंग से फिर वो समझौता करने लग गए। क्लियर? इतना कहानी है, इतनी सारी चीजें मत लिखो, समझने के लिए मैं बता रहा हूं ना, समझने के लिए मैं बता रहा हूं और कुछ नहीं। फिर एक महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है जो मराठा सरदार में सबसे आगे है वो है कान्होजी आंगड़े। कान्होजी आंगड़े, ये वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और ये क्या है, मराठा सरदारों में सबसे प्रमुख है। और ये कान्होजी आंगड़े को क्या कर लिया, बालाजी विश्वनाथ ने अपने तरफ मिला लिया। और जैसे बालाजी विश्वनाथ ने अपनी तरफ मिलाया, ये फिर से मजबूत हो गए मराठा सरदार। यानी देखो मराठाओं का अलग अलग सरदार का गुट बन गया ना। जब तक शिवाजी महाराज थे तब तक सारे मराठों को एक साथ करके रखे थे। जैसे मराठों का थोड़ा साम्राज्य डगमगाया, सब लोग अपने अपने स्वायत्तता मांगने लग गए। ठीक है, तो कान्होजी आंगड़े क्या हो गए हैं, सबसे महत्वपूर्ण हो गए। क्लियर है? हाँ, बताएं ना कि ये व्यक्ति योग्य है। बालाजी विश्वनाथ योग्य व्यक्ति है, जो क्या कर रहा है, अलग अलग सरदारों को अपनी तरफ कूटनीति के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से उनको अपनी तरफ मिला रहे। अब देखो, अब आता है जुल्फिकार खां।
याद है जुल्फकार खां? जुल्फकार खां कौन था भाई साहब? ये क्या बन जाता है? ये वजीर बन जाता है, ठीक है। लेकिन जुल्फकार खां को भी कौन मरवा देता है? सैयद बंधु मरवा देते हैं, ठीक है। और जुल्फकार खां किसका समर्थक है? साहू जी महाराज का समर्थक है। नहीं, साहू जी महाराज को सपोर्ट करता है। तो जैसे साहू जी महाराज जैसे ये मरता है तो फिर साहू जी महाराज थोड़ी कमजोर होते हैं। लेकिन अब यहां पे एक और टैक्टिक्स आती है, एक और बिल्कुल चेंजेस आता है सैयद बंधु के रूप में। सैयद बंधु जैसे आप सब लोगों को मालूम है, अकबर इससे पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो हुसैन अली उसे कहां भेज दिया जाता है? दक्कन का वायसराय बना दिया जाता है। हुसैन अली को दक्कन का वायसराय, अब बताइए, दक्कन का वायसराय तो बन गया, लेकिन यहां पे कौन है? मराठे, पेशवा। भाई साहब इनको ये इधर उधर नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहां पे कौन है? मराठे हैं, और मराठे से उसको दोस्ती करनी ही पड़ेगी। और इसी बीच क्या होता है 1718 में, अब चूंकि ये हुसैन अली को दक्कन भेज दिया जाता है, तो जो अब्दुल्ला खां है, जो दूसरा भाई है, अब्दुल्ला खां की क्या स्थिति होती है? उसकी दरबार में बहुत ज़्यादा स्थिति खराब हो जाती है। तो अब अब्दुल्ला खां क्या चाहता है? हुसैन अली को फिर से वापस बुलाना चाहता है दरबार में। लेकिन हुसैन अली को मालूम है कि अगर उसने दक्कन छोड़ा तो मराठे दक्कन को नहीं छोड़ेंगे, पूरे के पूरे क्षेत्र में मराठे आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे जरूरी कि हुसैन अली किसके साथ? पेशवा के साथ संधि करे। समझ रहे हो संधि क्यों हो रही है? पेशवा के साथ, क्योंकि हुसैन अली को पता है कि अगर हुसैन अली ने दक्कन छोड़ा तो भाई साहब मराठे वहां पे हैं, और मराठे क्या करेंगे? चौथा और सरदोशीमुखी वसूल करेंगे, और पूरे के पूरे जो मुगल सत्ता है, जो सूबेदारी, उनको पूरा पूरा वहां पे समाप्त कर देंगे और अपना ही अधिकार कर लेंगे। तो वो अपनी अनुपस्थिति में यहाँ वहां पे इंश्योर करना चाहता है कि मराठे उसके क्षेत्र को भी सुरक्षित रखें, इसलिए अब वो संधि करने के लिए तैयार है। और पेशवा को भी संधि क्यों करनी है मराठों को? क्योंकि अभी भी साहू जी महाराज की बीबी और साहू जी महाराज की माँ और साहू जी महाराज के संबंधी अभी भी क्या है? मुगलों के कब्जे में, और साहू जी महाराज चाहते हैं कि वो छूट जाए। तो अब दोनों का हित जुड़ा हुआ है, इसलिए अब यहां से संधि हो रही है। समझ रहे क्यों संधि हो रही है? संधि के पीछे स्वार्थ है, दोनों ही पक्ष का स्वार्थ है, इसलिए संधि हो रही है, ठीक है। तो अब जो अगली संधि हो रही है, वो संधि हो रही किसके किसके बीच? सैयद बंधु, नहीं ये नाम नहीं आएगा आपको, केवल एक संधि हो रही है, इस संधि का नाम नहीं रखा गया। और एक तरीके से संधि भी नहीं हो रही है, एक तरीके से कहा जा रहा है, चूंकि सैयद बंधुओं के पास अभी इतने अधिकार नहीं है और दरबार में अभी इनकी इतनी सुनी भी नहीं जा रही है, ठीक है। सैयद बंधु और पेशवा के बीच एक संधि हुई। संधि के अंतर्गत किन किन बातों को महत्व दिया गया? सबसे पहले जो दक्कन के क्षेत्र पर मराठे, चौथ और सरदेशमुखी ले सकते थे, ठीक है। दक्कन के क्षेत्र पर मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार प्राप्त हो। सेकंड बोला गया कि भाई जो दक्कन का क्षेत्र है, जो गोंडवाना का क्षेत्र है, ठीक है, और जो मालवा अलवा का क्षेत्र है, जहां पर पेशवा ने विजय प्राप्त की है, वो क्षेत्र मराठों के अधिकार क्षेत्र में आए, वो क्षेत्र मराठों के पास आए। अब क्या करते थे मराठे? अलग अलग क्षेत्र पर क्या करते थे? हमला करते थे। तो दक्कन के क्षेत्र पर, जिस क्षेत्र पर किया, गोंडवाना के क्षेत्र, जो आपका गोंडवाना लैंड आता है, ठीक है, उस क्षेत्र पर हो गए। और मालवा के जिस जिस क्षेत्र पर इन्होंने क्या किया था, हमला किया था, उन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो जाए? पेशवा का, मराठों का अधिकार हो जाए।
और इसके अलावा एक दो और जो महत्वपूर्ण है, ये साहू जी महाराज को क्या देना था, 10 लाख रुपए वार्षिक कर। यानी ठीक है भाई ये सारी चीजें दी जा रही है, तो साहू जी महाराज को क्या करना था, 10 लाख रुपए मुगलों को वार्षिक कर देना था। यानी एक साल में वो टैक्स के रूप में 10 लाख रुपए वसूल करके देंगे। भाई उन्हें चौथे और सरदेशमुखी का अधिकार मिल रहा है ना, तो इतना तो किया जाएगा। ठीक, हाँ ये संधि की शर्तें हैं। कभी कभार तुमसे पूछ देगा, और नहीं भी पूछ रहा है तो भी एक जानकारी के लिए, तुम्हें कम से कम उस चीज को कनेक्ट करने के लिए। अदरवाइज इतनी सारी चीजें तुम याद कैसे रखोगे? अगर तुम ये सब चीज नहीं जानोगे तो तुम याद ही नहीं रख पाओगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा उसको मैं कहानी के फॉर्म में बता। इसके अलावा 15,000 घुड़सवार, 15,000 घुड़सवार मुगल शहंशाह की सेवा में भेजे जाएंगे। ठीक है, और फिर इसके अलावा वो आपका जो बिल्कुल नॉर्मल है कि भाई साहू जी महाराज के संबंधियों को सुरक्षित उनके पास भेजा जाएगा। तो ये जो है संधि के कुछ कुछ क्या है, शर्तें हैं। जो संधि की शर्तें हैं वो ऐसी हैं, ठीक है, जो सैयद बंधु और पेशवा के बीच में हुई थी। क्लियर है? तो भाई दक्कन के क्षेत्र पर उनको चौथे सरदेशमुखी का अधिकार मिल जाएगा। दक्कन, गोंडवाना, मालवा के क्षेत्र पर क्या हो जाएगा, ये भाई वहां पर क्या जो जो उनके क्षेत्र जीते हुए वो उनका फिर से वहां पे अधिकार हो जाएगा। और साहू जी महाराज को 10 लाख रुपए वार्षिक कर देना पड़ेगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो मुगल सम्राट को 10 लाख की सेना देंगे, 10 लाख की 15,000 के घुड़सवार देंगे। ठीक है, और इसके अलावा साहू जी महाराज के संबंधियों को मुगल छोड़ देंगे। अब ये संधि हो गई, लेकिन अब ये संधि अब सैयद बंधुओं के अधिकार क्षेत्र में तो है नहीं भाई। उस पत्र में कौन साइन करेगा, मुगल शहंशाह। और मुगल शहंशाह कौन है अभी, फर्रुखसियर। और फर्रुखसियर कैसा है, जो अभी सैयद बंधुओं को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहा है। तो अब सबसे पहले शासक को हटाना जरूरी है। शासक हटेगा, अपना शासक आएगा, तब वो साइन करेगा। तब फिर बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधु में हुसैन अली दोनों ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण किया। 15,000 की घुड़सवार सेना को लेकर के गए, और उस आक्रमण में फर्रुखसियर को हराया गया, फर्रुखसियर को मार दिया गया। और उसके बाद फिर उसकी जगह रफ़ी-उद-दरजात को दूसरा शासक बनाया गया सैयद बंधुओं के दौरान। और रफ़ी-उद-दरजात ने इस संधि के ऊपर साइन किया, और उसके बाद फिर क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ की प्रतिष्ठा और बढ़ी। क्लियर है क्या हुआ, क्या कहानी चली, कि ऐसा पूरा का पूरा हुआ। और पॉइंट में इसको और लिख लो। पॉइंट में जैसे तुम जानते हो कि भाई फर्रुखसियर और सैयद बंधुओं के बीच में क्या था, समस्याएं थी। तो इसलिए विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ के साथ 15,000 घुड़सवार लेकर दिल्ली पर आक्रमण किया गया। दिल्ली पर आक्रमण, और फर्रुखसियर के स्थान पर रफ़ी-उद-दरजात को शासक बनाया गया। और इस व्यक्ति ने फिर क्या किया, संधि पर हस्ताक्षर किया। और जैसे संधि पर हस्ताक्षर किया, भाई बालाजी विश्वनाथ की प्रतिष्ठा क्या हो गई, बढ़ने लग गई ना। सडनली बालाजी विश्वनाथ क्या है, एक जो छोटा सा मराठा था, जो छोटा सा एक व्यक्ति था, उससे दिल्ली की राजनीति में सीधे घुस गया, यानी मुगलों की राजनीति में। और सैयद बंधु ने इनकी सहायता से शहंशाह को ही मरवा दिया। रफ़ी-उद-दरजात अगला शासक बनाया गया, रफ़ी-उद-दरजात को। ठीक है, और रफ़ी-उद-दरजात ने संधि कर दी। और इस आधार पर क्या हुआ, बालाजी विश्वनाथ का कद बढ़ा ना। अब बालाजी विश्वनाथ कोई एक छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, अब वो ऐसा व्यक्ति है जिसने दिल्ली को उसने थोड़ा इधर उधर कर दिया, दिल्ली की राजनीति में उसने कदम रख दिया। तो अब यहां से पेशवाओं का कद क्या है, बढ़ गया।
ठीक है। और इसी को एक जो फिलोसफर, एक जो इतिहासकार हैं, सर रिचर्ड टेम्पले ने इसे क्या कहा है, इस संधि को मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, ठीक है, मैग्ना कार्टा। यह जो संधि जो सैयद बंधु और किसके बीच हुई है, बालाजी विश्वनाथ के बीच, इस संधि को सर रिचर्ड टेम्पले ने मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्टा, मतलब सबसे महत्वपूर्ण संधि कहा है। और इसी संधि के आधार पर अब पेशवा क्या है, अब कोई क्षेत्रीय शक्ति नहीं रह गई, बल्कि अब क्या हो गई, वो एक बड़ी शक्ति बन गई है, ठीक है। जो ताराबाई के समय में ना बिल्कुल छोटी सी शक्ति बन गई थी, क्या वो बिल्कुल उसी क्षेत्र पर थी, तो अब ये छोटी शक्ति नहीं, बल्कि ये क्या हो गई, बहुत बड़े स्तर की शक्ति बन गई, ठीक है। क्लियर है बालाजी विश्वनाथ? ये हो गए आपके बालाजी विश्वनाथ। और इनका महत्व क्या है, सब है तो इनका महत्व, अब कौन सा नया मैं बता दूं, है ना, इतने सारे तो महत्व ही हो गए। अब देखो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, एक तरीके से आप देखते हो कि जो दक्कन से जो मुगलों को कितनी मिलती थी, जो कर मिलता था, उसका 1/4 भाग अब मराठों के पास आ गया है। यानी अब मुगलों की जो पहले एक तरीके से जो पैसा थी, जो आर्थिक कमाई थी, वो भी कम हुई। तो मुगलों की जो पीठ, जो कमर की जो हड्डी होती है ना, उसको तोड़ दिया इन्होंने, है ना, जो बैकबोन है उसे ही तोड़ दिया। तो यही इनका महत्व है, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। कितने मिनट की होगी, क्या और पढ़ना चाहते हो, बताओ मेजॉरिटी से क्या है तुम लोगों का? इसके बाद पढ़ाएंगे बालाजी, हाँ, बाजीराव प्रथम। टाइम तो लगेगा बाबू, लेकिन वो ज़्यादा मज़ेदार है। क्या करें, कल करें, है ना, चलो हो गया, ठीक है, टाइम भी हो गया, क्या है कि बहुत ज़्यादा ना पढ़ो, ठीक है। कल पढ़ना है बाजीराव को कि आज पढ़ना है? कल पढ़ लेंगे, चलो हो गया, ठीक है, तो कल पढ़ते हैं। आज भाई एक से ही तुम संतुष्ट करके जाओ, बालाजी विश्वनाथ ही को पढ़ लो। कल बाजीराव प्रथम अपन पढ़ेंगे, और बाजीराव प्रथम सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। बाजीराव प्रथम, बाजीराव द्वितीय, बाजी, फिर उसके बाद जो अपन पानीपत का तीसरा युद्ध, वो तो पढ़ ही लिए थे। फिर आंग्ल और मराठा युद्ध थोड़ा देख लेंगे और ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ये टॉपिक को ख़त्म करके हैदर अली और टीपू सुल्तान, एक टॉपिक और बचेगा। फिर उसके बाद अपन अंग्रेज तक पहुँच जाए। बंगाल भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भी मीर कासिम आसिम लोग आएंगे, तो उसको भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। बंगाल भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाँ, अरे पढ़ लेंगे यार, काहे की दिक्कत है, धीरे धीरे सब पढ़ लेंगे। तो चलिए आज इतना ही करते हैं। आज के बाद कल फिर अपन बाजीराव प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो भी यूट्यूब में देख रहे हैं भाई और बंधु, भाई और बहनों, आप सब लोग क्या करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और भाई कमेंट कर दीजिए मन करे तो, और थंबनेल है ना, क्या बेल आइकॉन की बटन दबा दीजिए, और फिर मिलते हैं कल दूसरे दिन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन। बंद कर दो।